गया वो। ओके गाइस, तो डेटाबेस के अंदर हम लोग सबसे पहले एक नई डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ज़ाहिर है वो जो आपने मुझसे लास्ट क्लास को रिपीट करने के लिए कहा है सबने, तो अब मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा, डेटाबेस क्रिएशन, टेबल क्रिएशन और फिर उसके बाद कनेक्टिविटी, ठीक है। या अगर आपको डेटाबेस पता है तो फिर मैं डायरेक्ट उसके स्टेप्स बता देता हूँ, या डेटाबेस से चलूँ। ओके गाइस, सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, न्यू डेटाबेस, ठीक है। मैंने इसका नाम रखा डीबी इन्वेंट्री, और मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर ली। अच्छा, डीबी इन्वेंट्री के अंदर आने के बाद यहाँ पे टेबल्स हैं, तो मैं अपना एक डिफ़ॉल्ट टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू टेबल। यहाँ पे आने के बाद मैंने टेबल का नाम रख दिया, पहले कॉलम्स के नाम आएंगे, सॉरी। तो चूंकि इन्वेंट्री है डेटाबेस का नाम, और टेबल हम बनाने जा रहे हैं प्रोडक्ट्स का, यानी हम टेबल प्रोडक्ट्स का टेबल बना रहे हैं, तो खाली आईडी रखना ठीक नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा, आईडी से पहले टेबल का नाम साथ अपेंड कर देंगे, बाइंड कर देंगे, ताकि पता लगे ये प्राइमरी की किस टेबल की है, खाली आईडी जाहिर नहीं कर रही। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, हम कह देंगे प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। और इसकी टाइप हम लोग कर देंगे इंटीजर। उसके बाद प्रोडक्ट का नेम क्या है, लेट्स से ये मैंने कह दिया एनवारशार। उसके बाद कॉस्ट प्राइस, अब आपको पता है प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस भी होती हैं। अच्छा, मैंने इसको रखा हुआ है डेसिमल 18,2, यानी को जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो 18 डिजिट्स की होगी, कॉमा 2 का मतलब है पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने कह दिया जी सेलिंग प्राइस, इसको भी मैंने ऐसे कर दिया कि ये डेसिमल है, और इसको भी हमने 18,2 कर दिया। और प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं कोई रिमार्क्स रखना चाहता हूँ तो मैंने कुछ रिमार्क्स यहाँ पे एंटर कर दिए। तो आप देखिए मैंने गिनती के खाली 5 कॉलम्स लिए, लास्ट टाइम भी मैंने यही किया था, ठीक है, 4-5 कॉलम्स ले लिए थे। अब नेक्स्ट एक कॉलम कहलाता है विच इज नोन एज अलाउ नल्स। अलाउ नल्स हम डेटाबेस कंस्ट्रेंट कहते हैं इसको, ये रूल्स कहलाते हैं, डेटाबेस रूल्स कॉलम्स पे अप्लाई होते हैं, ये नल कंस्ट्रेंट कहलाता है। नल कंस्ट्रेंट बताता है कि कौन कौन से कॉलम एम्प्टी हो सकते हैं और कौन से कॉलम एम्प्टी नहीं रह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेबल में किसी प्रोडक्ट का डेटा फीड कर रहे हैं, तो क्या उस प्रोडक्ट का नाम देना ज़रूरी है या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, कोई प्रोडक्ट बगैर नाम के तो हो नहीं सकती। इसका मतलब क्या है कि मैं क्या करूँगा, इसे अनचेक कर दूंगा, ठीक है। उल्टा है यहाँ पे, जब मैं अनचेक करूँगा इसका मतलब है वो ज़रूरी है, जिसको चेक कर दूंगा वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, ये प्रोडक्ट आपने कितने में ख़रीदी, तो ऐसा थोड़ी है कि हमें पता ही नहीं कितने में ख़रीदी और अपनी मर्ज़ी से जितने की बेच दो, कॉस्ट प्राइस भी देना ज़रूरी है। अब कोई प्रोडक्ट मैं मुफ्त में तो बेचूंगा नहीं कि उसकी सेलिंग प्राइस बताना ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस भी ज़रूरी देना। रिमार्क्स ज़रूरी नहीं है, इट कैन बी नल, इसलिए मैंने रिमार्क्स को नल रहने दिया। प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की इटसेल्फ यूनिक भी होती है और प्राइमरी की इटसेल्फ नॉट नल भी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैं इसको सेट एज प्राइमरी की करूंगा ये चेक खुद ही हट जाना चाहिए। करके देख लेते हैं, राइट क्लिक किया, सेट एज, इसका मतलब है वो चेक खुद ही हट गया। जब आपने प्राइमरी की कर दिया इसका मतलब अब ये भी नल नहीं हो सकती। मैंने कहा कंट्रोल एस, उसने कहा टेबल का नाम क्या रखना है, TBL, ये आप सबको पता है, मैंने बताया था कंप्लायंस के रूल्स कहलाते हैं ये, ठीक है।
और मुझे तो इतनी आदत हो गई है कर करके 10 साल में सॉफ्टवेयर हाउस में, क्या मेरा हाथ खुद ही इसी तरफ ही जाता है, इसके बगैर कोई टेबल बना। हालांकि अगर जानबूझ के बना लूँ एक अलग बात है, कि मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बना रहा, अलग बात है, लेकिन मेरा थिंकिंग खुद ही, मेरी फिंगर्स खुद जाती हैं कीज के ऊपर कि आप TBL लिखें, क्योंकि आदत हो गई है इन रूल्स को फॉलो कर करके। तो आप TBL और TBL के बाद प्रोडक्ट्स का आप नाम रख दीजिए। इसके बाद मैंने इसे ओके कर दिया। ओके, जैसे ओके किया तो ये टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ टेबल तो आया ही नहीं, रिफ्रेश करना पड़ेगा। राइट क्लिक किया, रिफ्रेश, ये रहा जी आपका टेबल। अब मुझे देखना है इस टेबल में डेटा है या नहीं। इस पर राइट क्लिक किया, एडिट टॉप 200 रॉस, क्लिक किया तो आप देखें ये अंदर से टेबल एम्प्टी है, और मैं टेबल का डेटा यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ, लाइक मैं आईडी में करके दिखाता हूँ। बट दिस इज नॉट द गुड थिंग कि आप प्राइमरी की अपने हाथ से चेंज कर रहे हैं, यानी कब जब जिसका दिल चाहेगा, जिसकी भी आईडी चेंज करना चाहेगा वो चेंज कर देगा। यानी पहले मैं ऐसा, देखो बैंक में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है आप बताएंगे कि मैंने अपने अकाउंट से 10 लाख रुपए निकलवाए और आईडी चेंज करके किसी और के अकाउंट की आईडी डाल दी कि इसके अकाउंट से निकले, मेरे अकाउंट से नहीं निकले। तो दिस इज नॉट द फेयर थिंग। आगे नहीं आ सकते बेटा आप लोग, सब दिख रहा है। तो सिलसिला क्या है कि अब इस आईडी को हमें ऑटो करना पड़ेगा। इस आईडी को हमें क्या करना पड़ेगा, ऑटो, यानी सिस्टम जनरेटेड, नोबडी कैन चेंज इट। ठीक है, अब कैसे होगा, हम ऑटो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, टेबल को क्लोज करें, टेबल को क्लोज करें और वापस दोबारा इसी टेबल के डिज़ाइन में जाएं। चले गए। फिर उसके बाद चूंकि इसको मुझे ऑटो नंबर करना है, ऑटो करना है, मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट किया, सबसे लास्ट में चला गया। यहाँ पे एक चीज़ आती है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, इसके अंदर इस आइडेंटिटी को मैंने यस कर दिया। जैसे मैंने इसको यस किया तो क्या होगा बेटा, आइडेंटिटी सीड भी एक्टिवेट हो जाएगी, वो भी 1 हो जाएगी, और इस आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन भी यस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यस की ऑटो नंबर हो चुका है, और जो प्राइमरी की है वो स्टार्ट होगी 1 से। सीड का मतलब होता है स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 से स्टार्ट होगी। इंक्रीमेंट बताता है कि हर आईडी में एक एक का इजाफा होगा, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अगर मुझे 2 का इजाफा करना है तो फिर मैं आइडेंटिटी इंक्रीमेंट 2 कर दूंगा। यानी जो पैटर्न मैं बनाना चाहता हूँ प्राइमरी की का, मैं यहाँ से वो स्पेसिफिक पैटर्न बिल्ड कर दूंगा। क्लियर? हाँ, 10 डिजिट का डाल दो, अगला वो खुद ही ले लेगा। कहीं सबको 10,000 तो 10,001, 10,002, 10,003, इस तरह से। ठीक है, वो जो पैटर्न दोगे उससे आगे सीरियल खुद बनाएगा वो, लेकिन वो याद रखना वो न्यूमेरिक्स में होगी। यू कैन नॉट गिव हिम ABC 1 2 3, मतलब वो न्यूमेरिक में आप दोगे तो सीरियल बनाएगा फिर वो। क्लियर? उसके बाद मैंने इसे करा दिया सेव। वो अलग बनती है फिर, वो फिर ऑटो नहीं होती, वो सिस्टम जनरेटेड नहीं होती, मैनुअल होती है। मतलब होती वो सिस्टम जनरेटेड ही है, लेकिन हम बैकएंड पे उसका फंक्शन खुद क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास प्रोसेस होता है SKUID जनरेट करने का, और वो बैकएंड से जनरेट होती जाती है SKUIDs। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसे Ctrl+S किया, सेव कर दिया। ओके, जैसे ही मैंने सेव किया तो अब आप देखिए, अब जब मैं इस टेबल को ओपन करूंगा तो ये नॉन एडिटेबल होगी, अब ये ऑटो हो गई है। यानी अब मैं बाकी कॉलम्स के अंदर वैल्यूज डालूंगा
बाकी कॉलम्स के अंदर वैल्यूज डालूंगा तो उसके बाद ही ये इसकी की खुद बिल्ड होगी, खुद जनरेट होगी। ठीक है, कैसे होगी ये अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेम के अंदर मैंने डाल दिया ताहे, नहीं प्रोडक्ट का नहीं है ना, सॉरी, शान मसाला, कॉस्ट प्राइस 230, सेलिंग प्राइस 300, रिमार्क्स ऐसी टेस्ट। जब मैं नीचे वाली रो पे क्लिक करूंगा तो ऊपर रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा और देखो उसको उसने आईडी खुद दी है 1। ठीक है, आप दोनों हाथ ऊपर करें। आप एक काम करें, आप इधर आ जाए आगे, ये आप वहीं रहें, इतना क्लोज हो रहे थे आप। ओके गाइस, अब सेकंड रिकॉर्ड डाल रहा हूं मैं नेम के अंदर, दैट इज नेशनल अचार, कॉस्ट प्राइस इज 500, सेलिंग प्राइस इज 550, रिमार्क्स इज नथिंग। सेकंड रिकॉर्ड एंटर हो गया, क्लियर है? अब नाउ वी हैव 2 रिकॉर्ड्स राइट नाउ। अब 2 रिकॉर्ड्स मेरे पास हो गए, इसका मतलब क्या है कि इतना डमी डेटा काफ़ी है। अब मैं इसको किसी भी स्क्रीन से लिंक करूंगा और यही वो स्टेप्स हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब वो स्टेप्स को आपने फॉलो करना है क्योंकि ये मैं स्टेप्स पेपर में पूछ सकता हूँ। मैंने इससे पहले भी कहा था कि मैं आपको कोई छोटी सी स्क्रीन दे दूंगा, उसमें 4-5 कंट्रोल्स होंगे, मैं कहूँगा भाई आप इसके इंसर्ट के स्टेप्स लिख दीजिए। वो स्टेप्स जो मैं यहाँ लिख के आपको दिखा रहा हूँ कोड के अंदर, वो स्टेप्स आपने आंसर शीट पे लिखने हैं। ठीक है, अगर तीनों पूछ लूँ इंसर्ट अपडेट डिलीट तो ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन होगा, वो 15 नंबर का 20 नंबर का होगा। और अगर मैंने 5 नंबर 6 नंबर का दिया होगा तो खाली एक फंक्शनैलिटी पूछ लूँगा। ठीक है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वीक में आप लोगों का 1 घंटे का पेपर रख रहा हूँ, दैट इज़ नॉट मार्क्स बेस्ड, उसके मार्क्स नहीं है, लेकिन वो सिर्फ ये जलवा करवाने के लिए कि मेरा फाइनल पेपर कैसा होगा। थ्योरी जो बुक मैंने आपको दी है क्लासरूम में वहाँ से दूंगा, और जो क्वेश्चंस होंगे कोडिंग के या प्रोग्रामिंग के वो प्रैक्टिकल लैब से दूंगा। अच्छा, कोडिंग के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपसे 4-4 पेज के लंबे लंबे कोड लिखवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, छोटे छोटे कोड्स के आपने आंसर्स देने होंगे, इसलिए आपको छोटे छोटे कंट्रोल्स पे काम आना, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, तो उसको आपको यूज़ करना आता हो। ये मैं आपको कोई सा भी सिनेरियो दे दूंगा रेडियो बटन का, कहूँगा इसको प्रोग्राम कर दें और मुझे फाइनल रेडियो बटन के इस ऑप्शन पे ये प्रिंट करना है, इस ऑप्शन पे ये करना है, इस ऑप्शन पे ये करना है, तब आपको रेडियो बटन को सेलेक्ट की कोडिंग आती होगी प्रोग्रामिंग की, तो आप मुझे प्रोग्राम करके दिखा देंगे। वही कह रहा हूँ, तो वो छोटी सी लॉजिक में पूरा कोड नहीं आएगा, सिर्फ उस कंट्रोल की फंक्शनैलिटी आएगी जिसका कोड 5 या 6 लाइन से ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर? तो आपको कंट्रोल्स पे काम आना चाहिए। लिस्ट बॉक्स दे दिया, का बताओ इस लिस्ट बॉक्स के अंदर मुझे एक आइटम सेलेक्ट करना है, उसको मैसेज बॉक्स में शो करवाना है, बताओ कोड क्या होगा। तो आप लिस्ट बॉक्स को कंट्रोल आपको जानते होंगे, आप प्रैक्टिस करें कि लिस्ट मैंने करवाया भी है क्लास में कि लिस्ट बॉक्स में आप कैसे ऑप्शन को मैसेज बॉक्स में शो करवाएंगे। वो 4 लाइन का कोड है, या एक लूप लगेगा, लूप के अंदर वो लूप के साथ आपने वहाँ लिख देना है। सही है? इस तरह के छोटे छोटे कोड पैटर्न्स होंगे जो मैं आपको लैब के अंदर से ही उठा के दूंगा। और ये 1 घंटे का टेस्ट देने का मकसद सिर्फ ये है, पेपर टेस्ट भी नहीं, मैं तो पेपर ही कहूँगा, वो बिल्कुल पेपर के अंदाज में होगा, ताकि जब आप फाइनल पेपर में बैठें तो आपको शौक ना लगे कि ये क्या है, किस तरह से है चीज़ें। ठीक है, वो मैं डेट और टाइम अनाउंस कर दूंगा कि किस क्लास में और कब ले रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। मिस मत करिएगा, मार्क्स नहीं है इसके, लेकिन मैं आपके पेपर्स चेक ज़रूर करूँगा, ताकि लास्ट डे से पहले पहले मैं एक सेशन यहाँ पे रखूँ, जो आपने गलतियाँ की है ना वो डिस्कस करूँ, लेकिन किसी का नाम लेके नहीं। जैसे भी नाम ले लिया ना, आपके हाथ का है,
ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। मतलब मुझे नहीं इंटरेस्ट नहीं है इसने क्या लिखा है, इसने क्या लिखा है, इसने क्या लिखा है, किसी एक स्पेसिफिक को टारगेट नहीं कर रहा मैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन सबको सामने रख के डिस्कस कर दूंगा कि इस क्या आपको खुद ही पता लग जाएगा कि किसके पेपर में क्या गलती थी, आप खुद ही कहोगे हाँ ये हो सकती है मेरे पेपर में। वो आपने नहीं करनी फिर, क्योंकि वो पे मैं चेकिंग क्राइटेरिया के बीच में कंसिडर करूंगा मैं। सही है, चलिए अब इसको कनेक्ट करते हैं, डॉट नेट ओपन कर लेते हैं, dev env create new project, उसके बाद विन, तो यही है, सामने ही है। नेक्स्ट कर देते हैं, इसका नाम रख लें, इंसर्ट ही करवा रहा हूँ उसी टेबल में जैसे लास्ट वीक करवाया था, लास्ट क्लास में कराया था बल्कि। अब मेरे पास कॉलम्स जो हैं वो हैं 4। कौन कौन है भाई? नेम, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, रिमार्क्स। इसके अंदर मुझे इंसर्ट करना है डॉट नेट की स्क्रीन से, ठीक है, पुश करना है। इसका मतलब है मैं यहाँ पे भी 4 पैरामीटर्स लूँगा। अब स्क्रीन के हिसाब से जो आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अगर उसमें 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, तो वो स्क्रीन के हिसाब से होगा, जितना डेटा आप एक स्क्रीन में रखेंगे उसके हिसाब से होगा, ठीक है। ओके गाइस, तो सबसे पहले एक इंसर्ट का बटन हो गया, उसके बाद लेबल्स लेने हैं, तो ये 2 लेबल हो गए। ओके जी, ये चार लेबल आपके पास हो गए। अब हम चलते हैं कंट्रोल्स कौन से लेने। अगर मुझे कंट्रोल है तो क्या क्या कंट्रोल डिसाइड करूंगा। नेम के लिए क्या कंट्रोल डिसाइड होगा? आपसे पूछो जो यूं कर रही है ना, टेक्स्ट बॉक्स होगा नेम के लिए। कॉस्ट प्राइस के लिए ग्रीन शर्ट, आपकी ग्रीन शर्ट ही है, मतलब आपने शर्ट तो देखी होगी ना सुबह पहनते हुए। हाँ, कॉस्ट प्राइस के लिए हाँ भाई जैन, सेलिंग प्राइस के लिए, रिमार्क्स के लिए, नहीं और भी कंट्रोल हो सकते हैं। रेडियो बटन है, जेंडर के लिए हो गया, मेल फीमेल के लिए, तो फिर इफेक्ट्स लगा लोगे। प्राइस के लिए कैसे होगा, वो तो कंसीडर नहीं है ना, लॉजिक भी कहती है कि हम सिलेक्ट बॉक्स ही कंसीडर करेंगे। तो मैं नहीं कह रहा ना उसके लिए रेडियो बटन लगेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि और भी कंट्रोल इस्तेमाल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट्स। तो मैं लिख दिया टेक्स्ट बॉक्स 1, सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स, थर्ड टेक्स्ट बॉक्स। ओके गाइस, ये तकरीबन हमारी जो ड्रैग एंड ड्रॉप की कंट्रोल था वो हमारा हो गया। अब सबसे पहले किस प्रॉपर्टी के ऊपर काम करेंगे? लास्ट में नेम प्रॉपर्टी, शाबाश।
नेम प्रॉपर्टी पे करेंगे, उससे पहले कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई। टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे करेंगे काम। सबसे पहले हम डिज़ाइन को करते हैं तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी सबसे पहले सेट करते हैं। क्या होगी जनाब? नेम, उसके बाद नेक्स्ट वन कॉस्ट प्राइस, तुम जो भी दबा रहे हो तुम दबाओ, मुझे करने दो। तो हम तो एडवांस है ही नहीं, हम तो बूढ़े हैं। हम तो हाँ, हम तो उस ज़माने के हैं, पुराने ज़माने के। एडवांस तो तुम हो ना, तुम टेंशन लो ना इन चीज़ों की। उसके बाद इस लेवल पे आके हमने कहा इसका टैक्स चेंज कर दीजिए जनाब। इसका टैक्स क्या होगा? सेलिंग प्राइस। उसके बाद फिर इस पे आ जाइए, लास्ट आ जाएगा रिमार्क्स। ओके गाइस, अब हम थोड़ा सा टेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर काम कर लेंगे। अब पहले इसकी नेम प्रॉपर्टी पे काम कर टेक्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई, अब नेम प्रॉपर्टी पे काम करते हैं। नेम प्रॉपर्टी क्या हो गया भाई? txt नेम। उसके बाद इसके ऊपर काम कर लेते हैं जनाब। txt कॉस्ट प्राइस। उसके बाद है txt रिमार्क्स। और लास्ट रह गया बटन कंट्रोल, इसको हम कहेंगे btn इंसर्ट। और इसका जो टेक्स्ट है हम वो कर देते हैं खाली इंसर्ट। अब मैं चाहता क्या हूँ बेटा कि जब मैं कंट्रोल्स में डेटा डालूं, क्या कर रहे हो आप? टेक्स्ट बॉक्स में जब आप कंट्रोल डालेंगे, जब आप बटन पे क्लिक करेंगे इंसर्ट पे, तो आपका ये डेटा डेटाबेस में जाके सेव होना चाहिए। इसका मतलब है जो डेटा है या आप जो कोड है वो इंसर्ट के बटन के बैक साइड पे लिखेंगे, क्योंकि इसी के क्लिक इवेंट के ऊपर ये काम होगा कि आपका डेटा टेक्स्ट बॉक्स से निकल के डेटाबेस में जाएगा। अगर हम लोग कन्वेंशन को फॉलो ना करें, जैसे आपने यहाँ पे लिखा BTN इंसर्ट, अगर हम BTN इंसर्ट की जगह पर डालें तो नाम लिखते सबमिट, तो कोई मसला तो नहीं ना? नहीं, मसला तो नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि इंसर्ट खाली नाम किसी और चीज़ का भी हो सकता है। अगर मुझे कोड के अंदर बटन ही तलाश करना है तो मैं ये देखता रह जाऊंगा कि ये इंसर्ट कौन सा कंट्रोल है, और कोड करते वक्त मुझे बार बार आकर डिज़ाइन पे कंट्रोल का नाम चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो कोडिंग करते वक्त आपको आसानी रहेगी कि आप BTN लिखेंगे तो सारे बटन एक सीरियल में आ जाएंगे, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस एक सीरियल के अंदर आ जाएंगे। तो ये प्रोग्रामर की आसानी के लिए ही बनाए गए ये स्टैंडर्ड्स, वरना नाम आप कुछ भी रख लें, नाम पे रखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो तो उस सूरत में है ना जब एक स्क्रीन में खाली 3 कंट्रोल हो। अगर इसी के स्क्रीन के अंदर मैं अभी 25 कंट्रोल डाल दूँ तो आपको किसी का एक का नाम याद नहीं रहेगा तो आपने किसका नाम क्या रखा है। उनको कैटेगराइज कौन करेगा? ये जो कंप्लायंस के रूल आपको मैं बता रहा हूँ वो करेंगे कैटेगराइज।
कि रेडियो बटन, अगर इसके अंदर 5 रेडियो बटन है इस स्क्रीन में, तो मैं कहूँगा RDB, तो सारे लाइन में आ जाएंगे। कौन सा रेडियो बटन चाहिए वो चूज़ कर लो। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज तरीके हैं प्रोग्रामिंग करने के। ओके गाइस, अब यहाँ पे आ गए, मुझे कोड करना है बटन इंसर्ट पे, मैंने डबल क्लिक कर दिया। इंसर्ट करते ही इसका इवेंट फायर हो गया। अब वो स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने पेपर के अंदर भी लिखने हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ जनाब, स्टेप 01, क्रिएट SQL कनेक्शन। SQL कनेक्शन क्रिएट कीजिए। तो अब पेपर के अंदर भी आपने ना यहीं से लिखना शुरू करेंगे। ये मत डालिएगा बस कमेंट, ये हेडिंग डल जाएगी जिस तरह आप ब्लैक पॉइंटर से हेडिंग डालते हैं, उसके बाद उसके नीचे उसका कोड आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा? जैसे मैं लिख रहा हूँ, SQL कनेक्शन कॉन इज इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन। अब वो एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि वो इस क्लास को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। ये जो क्लास है इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, और ये क्लास एक लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है जिसको हम लोग कहते हैं system.data.sql client। अब वो लाइब्रेरी कैसे ऐड करनी है, आप इसी के ऊपर क्लिक करें सिंगल। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसे बल्ब का आइकन आ जाएगा, आप क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है ये वाली सबसे पहला ऑप्शन ही होता है अमूमन कि system.data.sql client आप ऐड कर दें। मैंने ऐड कर क्लिक किया, वो ऐड हो गई ऊपर। कहाँ ऐड हो गई? यहाँ टॉप पे ये ऐड हुई हुई। ठीक है, जब ये लाइब्रेरी ऐड हो गई तो अब ये क्लास वो अंडरस्टैंड कर सकता है। जब हम SQL कनेक्शन बनाते हैं तो SQL कनेक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि उसको बताया जाए कि किस डेटाबेस से लिंक करना है, किस सर्वर और किस डेटाबेस से लिंक करना है। वो किससे कैसे पता लगता है? कनेक्शन स्ट्रिंग पास करने से। यानी हम कनेक्शन स्ट्रिंग पास करते हैं इस कंस्ट्रक्टर से, इसलिए ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है या पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर कहलाता है। क्लियर? अब कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे बनेगी? थ्रू विजर्ड। ठीक है, हम कनेक्शन स्ट्रिंग थ्रू विजर्ड बनाते हैं, उस विजर्ड के स्टेप्स हैं। अब सवाल ये है कि क्या पेपर में जब मैं दूंगा ये स्टेप लिखने के लिए तो क्या आप कनेक्शन स्ट्रिंग के विजर्ड के स्टेप्स भी लिखेंगे? द आंसर इज नो। आप सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, वो कोई भी हो सकती है, उसके स्टेप्स मैं नहीं पूछ रहा आपसे। हाँ, अलग से एक सवाल पार्ट बना के पूछ सकता हूँ कि कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के क्या स्टेप्स हैं, तो एक अलग पार्ट बन सकता है, बट एक ही के अंदर मिक्स करके खिचड़ी नहीं बना सकता। मैंने आपसे पहले बताया कि जो कोडिंग के सवाल होंगे वो छोटे छोटे होंगे, लेकिन होंगे उसी में से जो मैंने कराए हैं लैब के अंदर। ठीक है, अब स्टेप्स क्या है? टूल्स, कनेक्ट टू डेटाबेस। यहाँ पे आने के बाद पूछा है सर्वर का नाम क्या है, तो आप कॉपी पेस्ट करेंगे सर्वर का नाम SQL सर्वर से। आप यहाँ जो SQL सर्वर पे, यहाँ पे आ रहा होगा कनेक्ट, इस पर क्लिक करें। जब आप डेटाबेस इंजन पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से आप सर्वर का नाम ले लें, यहाँ ला के पेस्ट कर दें। यहाँ देखें कि कौन सा ऑथेंटिकेशन यूज़ किया हुआ है, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। उसके बाद आप जब इसको खोलेंगे तो आपको आपके नई डेटाबेस का नाम मिल जाना चाहिए, विच इज़ DB इन्वेंट्री। क्लियर? फिर आपने कहा टेस्ट कनेक्शन, टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, इसका मतलब है अब आपके पास डेटाबेस में कोई दुश्वारियाँ मौजूद नहीं है, आप उसे ओके कर दें। जब आपने ओके कर दिया तो आपके पास एक यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डेटा कनेक्शंस में एक नया कनेक्शन बन जाएगा DB डेटाबेस के साथ। आप क्या करें, उस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ पे आइए,
ये वो कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी है जो मुझे चाहिए कोड के अंदर इस्तेमाल करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ लाके पेस्ट कर दूंगा। क्लियर? ये कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई। नाउ दिस इज स्टेप 1। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग मैं पूरी आपसे लिखवाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने कहा था खाली कनेक्शन स्ट्रिंग लिख दीजिएगा इसकी जगह पे, ठीक है। उसके बाद है स्टेप 02, क्रिएट डेटाबेस इंसर्ट क्यूरी। अगर हमारे पास कोई और डेटाबेस होती है कि अगर ऑरिकल वगैरह होती है उसमें भी हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग बना सकते हैं, उसमें भी यही मेथड होता है। सेम चीज़ है, बस ये ड्राइवर अलग होता, ये मेथड ये अलग होता है। ऑरेकल कनेक्शन के नाम से होता, ऊपर लाइब्रेरी अलग होती है ऑरेकल की, ठीक है। माई सीक्वल में माई सीक्वल के हिसाब से होता, सबके कनेक्शन यहाँ से बन सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की डेटाबेस है उसमें भी अलग होता, वहाँ OLEDB कनेक्शन बनाते हैं। डेटाबेस के हिसाब से होता है, जो डेटाबेस आप यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से होगा। ओके गाइस, अब नेक्स्ट स्टेप में बताने जा रहा हूँ कि क्यूरी कैसे बनानी है। अच्छा, क्यूरी बनाने के लिए आपको उसका सिंटैक्स पता होना चाहिए। आप कहेंगे स्ट्रिंग QRY इज इक्वल्स टू, क्यूरी क्या होती है, इंसर्ट इनटू TBL प्रोडक्ट्स। उसके बाद कॉलम्स के नाम, वैल्यूज, उनकी वैल्यूज। अब चूंकि चारों के चारों कॉलम स्ट्रिंग नहीं है, अगर आप देखें पहले वाले में सारे स्ट्रिंग थे, इस वाले में चारों स्ट्रिंग नहीं है। इसमें नेम स्ट्रिंग है, रिमार्क्स स्ट्रिंग है और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस डेसिमल है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस डेसिमल है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे, अब गौर से देखिएगा, सिंगल कोटेशन कॉमा कॉमा सिंगल कोटेशन, पहली वैल्यू स्ट्रिंग थी तो उसके लिए सिंगल कोटेशंस लगाए, दूसरी वैल्यू डेसिमल थी, सिंगल कोटेशन नहीं लगाए, तीसरी वैल्यू डेसिमल थी, सिंगल कोटेशन नहीं लगाए, लास्ट वैल्यू रिमार्क्स की थी, उसके लिए सिंगल कोटेशंस लगाए। अब वैल्यूज इनके दरमियान में होगी जो कुछ होगी, और यहाँ आने के बाद कॉलम्स के नाम लिख दो। क्या क्या होंगे, नेम कॉमा कॉस्ट प्राइस कॉमा सेलिंग प्राइस कॉमा and the last one is remarks। गलत जगह नहीं लिख रहा है, ये बटन जो है ना वो हुआ है, सही कह रहे हो। मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, ये कॉलम्स के उसमें आएगा, ये वैल्यूज का पोर्शन है, यहाँ आएगा, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज भी इसी सीक्वेंस में आएंगी, जिस सीक्वेंस में कॉलम लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में आएंगी, और हर कॉलम के लिए कंट्रोल का नाम तुमने पहले रखा हुआ है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है तो मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने नेम के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स रखा है उसके लिए क्या नाम रखा है, फिर मुझे डिज़ाइनर पे जाना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा और नाम देख के वापस आना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हम फिर उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं कि टाइम बचे। मैं यहाँ आया, मैंने सबसे पहले स्ट्रिंग को तोड़ा, फिर जोड़ा और कहा txt नेम डॉट टेक्स्ट। क्लियर? पहला कंट्रोल कॉन्कैटिनेट कर दिया। अच्छा, फिर भी ये चीज़ अगर किसी को समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछ सकता है, इजी है। सिंगल कोटेशन डेटाबेस का है, मैंने दरमियान में से स्ट्रिंग को तोड़ के उसके बीच में टेक्स्ट बॉक्स फिक्स कर दिया। ये टेक्स्ट बॉक्स की जो भी वैल्यू है वो उसके दरमियान में कॉन्कैटिनेट कर दो।
सही है, इंजेक्ट कर दो एक तरह से। उसके बाद दूसरी वैल्यू सिंगल कोटेशन नहीं लगेगी क्योंकि न्यूमेरिक है, तो मैंने इसको भी तोड़ा। फिर मैंने कहा यहाँ पे txt कॉस्ट प्राइस डॉट टेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट वन, फिर क्या होगा, फिर मैंने इसको ब्रेक किया, txt अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो वो टेक्स्ट बॉक्स एज ए स्ट्रिंग चला जाएगा, यानी ये पूरा जाके वहां पे सेव हो जाएगा एज इट इज। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए कंट्रोल की। उसके बाद फिर मैंने इसको तोड़ा, यहाँ पे 2 प्लस लगाए, तभी तो कॉन्केटेनेट हो रहा है, यानी जो डॉट टेक्स्ट है वो स्ट्रिंग बन के इस क्वेरी से कॉन्कैट हो जाएगी। तो मैं रन टाइम पे भी आपको क्यूरी दिखाता हूँ कि ये क्यूरी क्या बन रही है एक्चुअली। पहले मैं इसको यहाँ पे अपेंड कर दूँ, txt remarks डॉट टेक्स्ट। अब मैंने इस क्यूरी को कंप्लीट कर लिया भाई, क्वेरी कंप्लीट हो गई है। फिर मैंने इसका अगला स्टेप लिखा, यानी अब आप ये कहेंगे एग्जाम में क्यूरी लिखनी है, द आंसर इज यस, इसी चीज के नंबर है। उसके बाद आप आ जाए, नाउ स्टेप 3, जब आप डेटाबेस क्वेरी बना लेंगे फिर आपको कॉल करना है एसक्यूएल कमांड को। सर जो पहला हमारे पास क्या बताया नहीं था, उसमें आपने 2 लगाए थे, 2 तरह के कोड लगाए थे और सेकंड में नहीं लगाए थे। मैंने बताया था कि पहला और आखिरी कॉलम स्ट्रिंग है, तो क्यूरी में जो स्ट्रिंग होते हैं वो वैल्यू पे सिंगल कोटेशन लगती है, और जो न्यूमेरिक वैल्यू जाती है वो बगैर सिंगल कोटेशन के जाती हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस न्यूमेरिक में जा रहा है। प्रीवियस क्लास में जो मैंने एग्जांपल करवाई थी उसमें चारों कॉलम स्ट्रिंग थे, तो मैंने चारों पे सिंगल कोटेशंस लगाए थे। ये सिंटैक्स है क्यूरी का, तो इसलिए मुझे उसको क्यूरी में से पास करना पड़ेगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्यूरी चलाई और यहाँ पे कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, एक सवाल था कि आप क्यूरी में सिंगल कोटेशन लगा क्यों रहे हैं, उसका जवाब ये है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और सपोज ये मैंने टेबल, ये देखिए जनाब, अब मैं चाहता हूँ सिर्फ वो आए जिसका नाम शान मसाला हो, लेट सपोज, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा जी वेयर नेम इक्वल टू, इस तरह से आता है। जब आप इस तरीके से डालोगे वैल्यू को तो देखो ये सिंगल वैल्यू पॉपुलेट होके आ रही है। तो आपने स्ट्रिंग वैल्यू, जब ये स्ट्रिंग डाटा टाइप थी तो उस पर सिंगल कोटेशन नहीं लगाए, तो इसी तरह इंसर्ट करते वक्त भी लगाओगे, तो इसलिए मुझे वहां पे स्ट्रिंग वाले पे सिंगल कोट्स लगाने पड़ रहे हैं इंसर्शन के वक्त। क्लियर है, क्योंकि वो एज अ वैल्यू आ रही है टेक्स्ट बॉक्स की, तो जो वैल्यू आ रही होगी वो सिंगल कोट्स में आएगी। उसके बाद क्रिएट एसक्यूएल कमांड। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसक्यूएल कमांड? एसक्यूएल कमांड रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो आपके स्पेसिफाइड क्यूरी को लेके जाए, डेटाबेस में इनविजिबल मोड में एग्जीक्यूट करे और उसके बाद वापस आ जाए। और इसके लिए हम एक एग्जीक्यूट की कमांड भी बाद में रन करते हैं। तो पहले मैं एसक्यूएल कमांड बना लूँ। मैं क्या कहूँगा जनाब, एसक्यूएल कमांड cmd टू न्यू एसक्यूएल कमांड। अब एसक्यूएल कमांड को 2 चीज़ें चाहिए, क्यूरी और कनेक्शन। दोनों आपके पास रेडी हैं, दोनों ऑब्जेक्ट रेडी हैं। कनेक्शन ऑब्जेक्ट भी रेडी है कौन के नाम से, और क्यूरी वेरिएबल भी रेडी है। आपने क्यूरी वेरिएबल कॉपी किया और पास किया एज अ कंस्ट्रक्टर पैरामीटर ऑफ एसक्यूएल कमांड, क्यूरी दे दी
प्लस आपने कहा con, यानी इस क्यूरी को इस डेटाबेस पे लेके जाओ, इस कनेक्शन के इस डेटाबेस में लेके जाओ। लेकिन ले जाके करो क्या? एग्जीक्यूट करो। और एग्जीक्यूट करने की जो कमांड होगी वो अब मैं इसके बाद अगले स्टेप पे दूंगा, विच इज योर स्टेप 4। ये आपका स्टेप 4 है कि यहाँ के आप कहेंगे एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड। यानी ये 4 स्टेप मैं आपसे लिखवाने में इंटरेस्टेड हूँ पेपर के अंदर, 5 नंबर 6 नंबर वॉटेवर। आपको स्क्रीनशॉट दिया होगा, उसमें कुछ पैरामीटर्स नजर आ रहे होंगे 4-5, आप उसके 4 स्टेप्स लिख दें, ठीक है। हाँ, अगर ये हुआ भी अपडेट भी लिख दो, डिलीट भी लिख दो, तो फिर ये जो लाइंस आपने लिखी है ना, यही बार बार रिपीट होंगी, सिर्फ क्यूरी चेंज हो जाएगी। क्यूरी यही होती है, 4-5 लाइंस यही होती हैं, सिर्फ क्यूरी चेंज हो जाएगी। अब मैं एग्जीक्यूट कैसे करूंगा? कॉन डॉट ओपन, उसके बाद cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, ये एग्जीक्यूट करने की कमांड है। उसके बाद कॉन डॉट क्लोज। अब हमें देखना ये है कि क्या ये लाइंस ऑफ कोड डेटाबेस में डेटा पुश कर रहे हैं कि नहीं। क्लियर? नॉन क्यूरी से मुराद ये है, मतलब एग्जीक्यूट इसको किया जाए, नॉन क्यूरी से मुराद ये होती है कि मतलब इस तरीके से समझ लो कि ये ना, ये जो नॉन क्यूरी का वर्ड है ना, इसको हम लोग TSQL के ज़मरे में लगाते हैं, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। मतलब नॉन क्यूरी से मुराद ये किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को टारगेट नहीं कर रही, तो ट्रांजैक्ट एसक्यूएल के ज़मरे में यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। तो क्लोज ना करें हम लोग, CMD क्लोज ना करें, कनेक्शन क्लोज ना करें, नहीं तो फिर DB से डेटाबेस में सेव नहीं होगा, कॉमेंट नहीं होगा, कॉमेंट नहीं होगा। आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये दोनों काम करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं इसको चलाता हूँ, इसे देखते हैं कि ये क्या आपको रिजल्ट ला के दे रहा है। इस वक्त आपके पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो 2 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। एक शान मसाला, एक नेशनल एचआर है। अब मैं इसके ऊपर एक अगली प्रोडक्ट जो है ना वो हिट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये इंसर्ट, दैट इज क्या करूँ, हबीब कुकिंग ऑयल, कॉस्ट प्राइस 600, सेलिंग प्राइस 700, रिमार्क्स इज टेस्ट। बेटा बात नहीं करें। अब जब मैंने इसे पुश किया, इंसर्ट किया, तो मुझे यहाँ एग्जीक्यूट में उसकी कमांड मिल गई, ये रही, ठीक है। इससे मुराद ये है कि मैंने डेटाबेस के अंदर जाके पुश कर दिया इसको। लेकिन वही वाली सवाल ये है कि लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि अजीब सी बात है, ना कंट्रोल रिफ्रेश हो रहे हैं, ना मैसेज बॉक्स शो हो रहा है। तो यार ये तो होना चाहिए, बेसिक चीज़ है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जितने भी कंट्रोल्स हैं, अब ये आपको वहाँ पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस मैं यहाँ बता रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू empty txt name dot text is equals to empty। उसके बाद txt remarks dot text is equals to empty। उसके बाद txt selling price dot text is equals to empty। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक मैसेज बॉक्स शो करवा दें, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पे आप शो करवा दीजिए डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। क्लियर? अब एक और दफ़ा इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या मेरे कंटेंट एम्प्टी हो रहे हैं, क्या मैसेज बॉक्स शो हो रहा है डाटा सेव सक्सेसफुली का। अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि दिस इज ओके फॉर नाउ, ठीक है।
तो हम इसके अंदर जनाब डाल देते हैं लेट्स से किसान ऑयल, कॉस्ट प्राइस 750, सेलिंग प्राइस 790, रिमार्क्स टेस्ट। मैंने इंसर्ट किया तो रिफ्रेश भी हो गया एंड डाटा सेव सक्सेसफुली। क्लियर? इसको रन करके देख लिया तो यहाँ पे भी मेरे पास रिकॉर्ड पुश हो रहा है। अच्छा, अब सवाल ये है कि कितना अच्छा होता, मुझे बार बार डेटाबेस में आके चेक करना पड़ रहा है, कितना अच्छा होता कि यहीं पे वो स्क्रीन के अंदर यहाँ ग्रेड भी होती और जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे होते हैं वो मुझे इसी स्क्रीन पे यहीं नज़र आ रहे होते हैं। सर एक सवाल था, जब भी हम लोग इंसर्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा डेटाबेस से कनेक्शन ओपन हो रहा है और वापस से मतलब पूरा होकर काम क्लोज हो जा रहा है, तो बार बार ये कनेक्शन बना रहे हैं हम लोग, सही होता है ये? अगर हम डेटाबेस से कनेक्शन बना के एक लंबे अरसे तक उसको लिंक रखें तो अगर एट द सेम टाइम 100 कनेक्शन अगर आपके डीबी से आके हो और उसके बाद क्लोज ही ना हो तो आपका डेटाबेस सर्वर क्रैश कर जाएगा। तो ये बार बार ओपन हो रहा है, इससे ये ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है। और मतलब बार बार क्लिक करें 10-15 बार तो उतनी बार ओपन होगा उतनी बार क्लोज हो जाएगा। देखो डेटाबेस का कनेक्शन तो रिलीज कर दिया ना भाई। लेट से आपका माउस है, आप और मैं मिलके यूज़ कर रहे हैं, मैं माउस पकड़ के अपने आप पे दबा के बैठ जाऊँ, आपके क्या यूज़ में आएगा? नहीं आएगा। आपके पास मैसेज आएगा डेटाबेस सर्वर इज टू बिजी, क्योंकि आप उसके इंस्टेंसेस पकड़ के रखे हुए मशीनों ने। जितना जल्दी आप इंस्टेंस रिलीज करोगे किसी दूसरे के काम आएगा वो। तो डेटाबेस सर्वर बिजी किस वक्त होता है? जब आप उस सर्वर के इंस्टेंसेस को पकड़ के रख लो। आपने रेस्टफुल सर्विसेज का नाम सुना है? रेस्टफुल एपीआईज का नाम सुना है? एक्चुअली वो भी डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर के ऊपर काम करती हैं। रेस्टफुल का मतलब होता है रिप्रेजेंट क्या यार, मुझे चढ़ता नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नहीं रेस्टफुल का बता रहा हूँ। बस रेस्टफुल इसको कहते हैं। ऑन कॉल मतलब वो चलती है ना, ऑन जब कॉल करेंगे तब वो रिस्पांस आएगा। रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर, ये इसका काम होता है। रेस्टफुल से मुराद क्या होता है? इट इज फुली डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर। इससे पहले क्या थी? यानी रेस्टफुल एपीआईज नहीं थी, इससे पहले स्वा बेस्ड सर्विसेज थी, जिसको हम लोग कहते थे सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। वो जो सर्विसेज थी वो स्टेटफुल थी, एक दफ़ा लिंक हो गई उसके बाद कनेक्ट रहती थी उसके साथ, देयर इज नो डिसकनेक्शन। लेकिन वहाँ पे होता क्या था? वहाँ पे फिर आपके जो एपीआई सर्वर्स थे वो दो सेकंड में बैठते थे, वहाँ पे क्रैश हो जाते थे। फिर हमें वहाँ पे जो इंस्टेंसेस थे उनको डिस्पोज करवाना पड़ता था, छोड़ना पड़ता था खुद। ये जो रेस्टफुल एपीआईज हैं इसके अंदर आपको ज़रूरत नहीं है, ये वन टाइम जब डाटा लेके आएगी तो खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इसीलिए मार्केट में रेस्टफुल एपीआईज का काम ज़्यादा है, या लोग अब इसको कंसिडर कर रहे हैं कि आपका सर्वर हैवी नहीं होता, सर्वर पे लोड नहीं आता, ट्रैफिक लोड सर्वर का कम हो जाता है। और यही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर आपने डीबी से कनेक्शन लिया है देन यू शुड क्लोज इट एज सून एज पॉसिबल आफ्टर योर ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, वो तो बनाते हैं, वो जो अपने बारे में ग्रीन बनवा रहे थे। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लंबा काम है, सर उसके भी 4-5 स्टेप्स हैं। हालात खराब हो गए, क्या हुआ? इमरान खान को गिरफ्तार कर दिया। ओ सही हुआ।